Hello students, hope you all are fine. Before we start our chapter, we take a pledge. I, Ajit Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now it's time to start our chapter. This is our book. The name of is Vyakaran Sarovar, class 7th. हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर. सभी अपने मन के भावों अथवा विचारों को प्रकट करना चाहते हैं. मनुष्य का तो स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपने भाव और विचार किसी न किसी तरह दूसरों तक पहुंचाना चाहता है. वह इन्हें संकेतों द्वारा भी प्रकट कर सकता है. भूख लगने पर वह पेट पर हाथ रखकर तथा प्यास लगने पर मुंह पर हाथ रखकर संकेत कर सकता है. किंतु संकेतों की एक सीमा होती है. इसी कारण संकेतों द्वारा अपने मन के सारे भाव या विचार प्रकट नहीं किए जा सकते. तो यहाँ पर भाषा, आप सब जानते हैं भाषा क्या है, जिसका हम प्रयोग अपने विचारों को प्रकट करने के लिए करते हैं. अब चाहे वह बोलकर है, चाहे वह लिखकर है, चाहे संकेतों द्वारा है, पर संकेतों द्वारा पूर्ण रूप से अपनी बात, अपने विचार नहीं प्रकट किए जा सकते. जैसे कि देखिए यहाँ पर दो स्नेहा और तनु आपस में बात कर रही हैं. स्नेहा घर जा रही थी और उसे रास्ते में उसकी सहेली तनु मिल गई. उसने उससे पूछा. स्नेहा कहती है, अरे तनु कहाँ जा रही हो? तनु, बाजार जा रही हूँ. स्नेहा बोलती है, क्या लाना है? तनु, माँ के लिए दूध और फल. स्नेहा, अच्छा जाओ. अब यहाँ देखो भाव या विचार बोलकर प्रकट तथा सुनकर ग्रहण किए गए हैं. स्नेहा ने बोला और तनु ने सुना. फिर तनु ने जवाब दिया और स्नेहा ने सुना. अपने भावों और विचारों को उन्होंने बोलकर और सुनकर बोलकर प्रकट किया और सुनकर ग्रहण किया, है ना. इसी तरह से विपिन के स्कूल में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ. प्रतियोगियों ने निबंध लिखे तथा शिक्षकों ने उन्हें पढ़कर तय किया कि सबसे अच्छा निबंध किसने लिखा है. सबसे अच्छा निबंध विपिन के दोस्त अतुल ने लिखा, क्योंकि निबंध प्रतियोगिता में वही प्रथम आया. यहाँ भाव या विचार लिखकर प्रकट तथा पढ़कर ग्रहण किए गए. वही बात जो मैंने आपको ऊपर बोली है कि हमें हमारे विचारों को प्रकट करने के लिए क्या करना होता है, या तो हम बोलकर प्रकट करते हैं या फिर हम लिखकर. यहाँ पर उन्होंने बोलकर प्रकट किया. स्नेहा और तनु ने आपस में बात की तो उन्होंने बोलकर अपने विचार प्रकट किए और सुनकर ग्रहण किए. और यहाँ पर इन्होंने जो निबंध लिखा था, विपिन जो प्रथम आया था अपनी प्रतियोगिता में, उसने अपने विचार और भाव लिखे अपने निबंध में और पढ़कर शिक्षकों ने उसे ग्रहण किया, है ना. इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण यानी कि समझता है. एक अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है बोलकर, दूसरा उसे सुनकर ग्रहण करता है. जैसे कि अब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो बोलकर पढ़ा रही हूँ और आप इसे सुनकर ग्रहण कर रहे हैं यानी समझ रहे हैं. अंडरस्टैंड. भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करता है या समझता है. अब बात आती है कि भाषा, सब ये तो हमारी भाषा की परिभाषा होगी, कि उसकी डेफिनेशन होगी हमारी लैंग्वेज की. उसके बाद भाषा के रूप, लैंग्वेज के जो टाइप्स हैं, भाषा के दो रूप हैं. एक तो हो गया मौखिक और लिखित. भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित. मौखिक भाषा,
यह भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है एवं सामने वाला उन्हें सुनकर ग्रहण करता है। मौखिक यानी ओरली हम कुछ बोलते हैं, कुछ व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत, समाचार वाचन, वाद विवाद, कहानी सुनना सुनाना, भाषण, गायन, कविता वाचन आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती। अब देखो यहाँ पर मौखिक भाषा के बारे में क्या बताया गया है, वही बात अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है कि जो बात बोलकर, मतलब जो व्यक्ति अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है और सामने वाला उसे सुनकर ग्रहण करता है। जैसे कि समाचार है, न्यूज़ सुनते हैं हम, न्यूज़ रिपोर्टर सुनाते हैं, हम सुनते हैं। वाद विवाद होता है, कहानी कोई सुना रहा है तो कोई सुन रहा है, सुनकर उसे ग्रहण कर रहा है। भाषण है, गायन है, कविता कोई सुना रहा है तो कोई सुन रहा है। ये तो इसका मौखिक भाषा का एक रूप हो गया कि ओरली किस तरीके से होता है। फिर लिखित में क्या होता है, देखो लिखित भाषा जब व्यक्ति अपने भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान लिख पढ़ कर करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे कि अब समाचार पत्र है, हम लिखा हुआ पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में। पुस्तकें हम लिखी हुई पढ़ते हैं, दुकानों पर लिखे नाम, अब दुकानों पर कोई नाम लिखा होता है, उसे लिखा होता है तभी हमें पढ़कर पता लगता है ना कि उसका नेम क्या है। सड़कों पर लगे विज्ञापनों के होर्डिंग, पैकेटों पर लिखे उनके नाम दाम आदि सब जो है लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा स्थायी होती है, इसके द्वारा ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखा जा सकता है। देखो मौखिक भाषा है, किसी ने कुछ बोल दिया, वो बात वहीं पर समाप्त हो जाती है, ठीक है, दूसरे ने सुन लिया, पर ये तो नहीं है ना कि दूसरे ने सुनकर उसे अपने माइंड में रखा प्रॉपरली। हो सकता है वो उसे याद भी रखे, हो सकता है वो उसे भूल जाए। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मौखिक भाषा जो है स्थायी नहीं होती। बट जो लिखित है, यहाँ पर जो लिखित भाषा है, कुछ हम लिखते हैं, किसी चीज़ को हम लिखते हैं, वो स्थायी रहती है, वो हमेशा के लिए रहती है, क्योंकि वो लिखी गई है ना, वो एक चीज़ पर लिख कर स्थायी रूप से वहाँ रह चुकी है। बट मौखिक भाषा जो है वो स्थायी नहीं होती। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं, अब यहाँ भाषाओं की नाम बताए गए हैं। भारत एक बहुभाषी देश है, इसके विविध प्रांतों में विविध भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। कितनी भाषाओं को? 22। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, उड़िया, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कश्मीरी, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आदि। संस्कृत प्राचीन भाषा है तथा हिंदी हमारी राजभाषा है, ये हम सब लोग जानते हैं। विश्व के सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। हर विश्व में, हर वर्ल्ड में आप जानते होंगे कि हर जगह क्या होती है, अलग अलग भाषा बोली जाती है ना। तो जैसे फ्रांस में फ्रांसीसी, पुर्तगाल में पुर्तगाली, ब्रिटेन में अंग्रेजी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, जापान में जापानी और नेपाल में नेपाली। यानी कि जैसा देश है वहाँ पर वैसी ही भाषा बोली जाती है। लिपि, प्रत्येक भाषा को लिखने का ढंग अलग अलग होता है। इसके लिए मुख द्वारा उच्चारित की गई ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार हैं, जैसे हिंदी की देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी, उर्दू फ़ारसी। जैसे कि हमने कोई लैंग्वेज सीखनी है तो हम यही बोलते हैं ना कि हमने फ़ारसी सीखनी है, उर्दू लैंग्वेज। पंजाबी की जो हमारी पंजाबी की है उसे गुरमुखी बोला जाता है। उसी तरह से ये इनकी लिपि कहलाती है। नेपाली की देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, अरबी फ़ारसी, अंग्रेजी रोमन, रूसी, जर्मन रोमन। यहाँ पर आपने ये चीज़ नोट की होगी बेटा, हिंदी, नेपाली, संस्कृत, इन तीनों की देवनागरी लिपि है। पंजाबी गुरमुखी, उर्दू और अरबी की फ़ारसी है, अंग्रेजी और जर्मन की रोमन है, रूसी की रूसी है। ठीक है, उसके बाद है बोली। किसी भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोली का रूप स्थायी नहीं होता, वह सदा बदलता रहता है।
इसका प्रयोग अक्सर एक समूह के लोग अपने भावों या विचारों को परस्पर आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग राजकाज में नहीं होता। बोली का रूप स्थायी नहीं होता, वैसे तो बदलता रहता है। इसका प्रयोग अक्सर एक समूह के लोग, मतलब कोई भी समूह है, जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है ना, वो उनकी बोली है, वो अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग राजकाज में होता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारे लेक्चर में इतना ही। इससे आगे जो है हम आगे करेंगे। थैंक यू।